हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम करते हैं आपके डांट के कंप्लीट एनालिसिस में, जहां पर हम फ्रेंड्स डेली बेसिस के ऊपर यहां पर करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और इंटरनेशनल रिलेशंस को यहां पर कवर करते हैं, जो हमारे सीएसएस और पीएमएस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जो 2027 की प्रेपरेशन करना चाहते हैं तो वो अपना डेली बेसिस के ऊपर अपनी एनालिटिकल एबिलिटी को यहाँ पर जो है वो डेवलप कर सकते हैं। और उसके बाद अगर देखा जाए तो अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है करंट अफेयर का रिलेटेड है या पाकिस्तान अफेयर का रिलेटेड है या इंटरनेशनल रिलेशन के रिलेटेड है, वो यहाँ से कवर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो न्यू एस्पिरेंट्स आ रहे हैं उनसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको एनालिसिस समझ में नहीं आ रहा डान का, तो आप सिंपली ये करें कि अपने टॉपिक्स 15 to 20 टॉपिक्स जो है एक एक पेज के ऊपर एक नोटबुक बनाते जाएं और एक एक टॉपिक एक पेज के ऊपर लिखते जाएं। फॉर एग्जांपल इकोनॉमी का टॉपिक है, इकोनॉमी की हेडिंग दे और उसके बाद गवर्नेंस को आगे हेडिंग दे, वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात करते हो वर्ल्ड को दें, यहाँ पर रीजनल लेवल के ऊपर है, ग्लोबल लेवल के ऊपर है, क्लाइमेट चेंज है, एजुकेशन हमें देखने को मिल रही है, मिडिल पावर्स हैं, ये जितने भी हम यहाँ पर डिबेट्स करते हैं, वर्ल्ड वॉर हमारे जो जितने भी दुनिया के अंदर वॉर्स हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट्स है हमारे, तो उनको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जो इंपॉर्टेंट इश्यूज है हमें रीजनल लेवल के ऊपर ग्लोबल लेवल के ऊपर जो देखने को मिलते हैं वो सारे हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अगर हाइड्रो पॉलिटिक्स उसका अलग पेज बनाए, ठीक है, और पाकिस्तान को क्या यहाँ पर फेस करना है, तो ए टू जी चीजें यहाँ पर हम डेली बेसिस के ऊपर न्यू डेवलपमेंट्स के साथ यहाँ पर एनालिसिस करते हैं। तो होगा क्या, तो आपको चीजों की क्लैरिटी होती जाएगी कि सर ये अलग अलग टॉपिक यहाँ पर पढ़ा रहे हैं और ये टॉपिक इसके साथ रिलेट करता है। तो मैं यहाँ पर क्लियर भी कर देता हूँ कि यहाँ टॉपिक जो ये टॉपिक है हमारा इकोनॉमी के रिलेटेड है, ये फॉरेन रिलेशंस के साथ है, या हमारी फॉरेन पॉलिसी है, या यूएसए की फॉरेन पॉलिसी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का अगर पेज अलग बनाएंगे वो बेस्ट है, ठीक है। पाकिस्तान का अगर देखा जाए ऑलमोस्ट 15 to 16 यहाँ पर जो है वो स्ट्रेटेजिक पैकेट साइन किए हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको चीजें यहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर लेकर चलनी पड़ेगी, शॉर्टकट मत मारे, क्योंकि आपको यू नो वेरी वेल एक चीज कि यहाँ पर करंट अफेयर है, चाहे हमारा पाकिस्तान अफेयर है, यहाँ इंटरनेशनल रिलेशंस है, हमेशा करंट जो इश्यूज हो रहे हैं या डेवलपमेंट्स हो रही है उनको लेकर लाजमी क्वेश्चन आता है। हालांकि अगर देखा जाए इस्लामिक स्टडी का पेपर देखें, उसको भी करंट जो हमें यहाँ पर चैलेंजेस फेस करना पड़ रहे हैं इस्लामिक वर्ल्ड को, तो वो लाजमी रिलेट करके फिर जो है आगे आपका क्वेश्चन देता है। तो करंट आप भाग नहीं सकते कि अगर आपको करंट सिनेरियो का नहीं पता और आप करेंगे क्या 25 टॉपिक्स याद करेंगे और यहाँ पर क्या होगा, फिर आप बोलेंगे हमारा कवर हो गया। नहीं, कवर नहीं होगा, मैं ये चीज कह दूं। आप सीएसएस पास तो कर लेंगे लेकिन आपकी एलोकेशन कॉम्प्रोमाइज होगी जी, है ना। तो आपको यहाँ पर नंबर गेन करने हैं, आपने मार्क्स अपने गेन करने हैं, अपना मेरिट बनाना है और मेरिट बनाने के लिए आपको डेली बेसिस के ऊपर काम करना पड़ेगा। शॉर्टकट यहाँ पर नहीं जो है ना वो चलेगा आपका, ठीक है। तो चलते हैं अपने लेक्चर्स की तरफ। आज काफी इंपॉर्टेंट है, एक स्टेटमेंट से मैं स्टार्ट करूंगा, हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट है। विंस्टन चर्चिल ने यहाँ पर स्टेटमेंट को बोला है और ये पूरे आर्टिकल्स हैं, जो पूरे ओपिनियंस है, हमारी एडिटोरियल्स हैं, समझ ले उसकी अराउंड है सारा, है ना। यू नो वेरी वेल, आपने भी उसके बारे में पढ़ा होगा काफी। द एम्पायर्स ऑफ द फ्यूचर आर द एम्पायर्स ऑफ द माइंड, है ना। तो जो यहाँ पर फ्यूचर में दुनिया के ऊपर रूल वही करेगा जिसका माइंड है, इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत ज्यादा हाई है ना। ये आप इकोनॉमी, मिलिट्री, पॉलिटिक्स, इसके पीछे ब्रेन है, ऐसे तो नहीं आ रहा ना। फ्यूचर जो आज ग्लोबल पावर्स पूरी दुनिया के अंदर उभर रही हैं यहाँ पर, तो उनके पीछे ब्रेन है ना, दिमाग है, माइंड है उनके पीछे, है ना। तो इसीलिए जो यहाँ पर विंस्टन चर्चिल ने ये स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट बोली थी और ये आपको पता है यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 के ड्यूरिंग जो है यहाँ पर बोली गई थी और ये यूके के प्राइम मिनिस्टर है। एंड यू नो वेरी वेल, अगर आपको यूके का प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल के बारे में नहीं पता तो आपका समझ का वर्ल्ड वॉर 2 जो आप पढ़ते हैं उनको वो इनकम्प्लीट यहाँ पर हमारा इवेंट रहेगा या इंसिडेंट रहेगा, पूरा इंसिडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, हमारे टॉपिक्स जितने भी हैं इस स्टेटमेंट के अराउंड घूमेंगे, यहाँ पर इसको डिस्कशन में लेकर आ रहे हैं, ठीक है। जिस तरह आइंस्टाइन ने वो नहीं हमारा ऐसे भी आ चुका है इसके अंदर कि इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। तो यहाँ पर आज जितना भी है ना नॉलेज, तो आप पढ़कर कोई चीज हासिल कर लेंगे, लेकिन आपकी जो सोचने की क्षमता है या सोचने की पावर है, जो आपका इमेजिन करने की पावर है, वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इमेजिनेशन आज जितने भी साइंटिस्ट है, फिलोसफर्स है बड़े बड़े, उन्होंने इमेजिन किया और देन लिखा। इमेजिनेशन के बगैर अगर देखा जाए जितनी आज डिस्कवरीज, इनोवेशंस, एडवांसमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, को विदाउट इमेजिनेशन के इम्पॉसिबल था। और उसके पीछे था यहाँ पर ब्रेन, माइंड, है ना, जो आज भी रूल कर रहे हैं, आज भी उनका नाम जो है आज भी जिंदा है ना। फ्यूचर एम्पायर, जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट गुजरे हैं, प्लेटो, अरिस्टोटल, जितने भी बड़े मैं नाम ले लूं, है ना, तो वो क्या है, वो माइंड थे, एम्पायर्स ऑफ द माइंड।
और वो इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। तो इमेजिन करने की सलाहियत, उनके अंदर क्षमता वो बहुत ज्यादा पाई जाती थी। ठीक है, तो ये पूरी स्टेटमेंट अगर देखा जाए 6 अरे स्टेटमेंट हमारे पास रहेंगी जो टोटली इसके अराउंड यहां पर काम करेंगे। ठीक है, तो इसको वन बाय वन टॉपिक को मैं यहां पर इंट्रोड्यूस करवाता जाता हूं। ठीक है, फर्स्ट 2 ओपिनियंस हमारे पास रहेंगी, एक ही मुद्दा है, एनालिसिस डिफरेंट रहेगा इसका। बेसिकली रेजिस्टेंस नेटवर्क इन ईरान, इसको अंडरस्टैंड करना। देखिए ईरान को फॉरेन यहां पर अगर देखा जाए चैलेंजेस तो हैं ही हैं, आप भी इतने दिनों से इसके बारे में पढ़ रहे हैं, लिटरेचर भी पढ़ रहे हैं, न्यूज भी सुन रहे हैं, लेकिन इंटरनली अगर देखा जाए सबसे बड़ी बोन ऑफ कंटेंशन अगर देखा जाए या एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड अगर देखा जाए ईरान के अंदर, तो हमें इंटरनली देखने को मिलता है यहां पर सेपरेटिस्ट मूवमेंट हमें स्टार्ट होती हुई नजर आती है। अजरबैजान का एरिया देख ले साथ में, उसके बाद अगर ये बलूचिस्तान का अगर देख ले साथ में सिस्तान, ठीक है, कुर्दिस्तान देख ले यहां पर, तो अलग अलग यहां पर सेपरेटिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी है, जिसकी वजह से यहां पर सारा मसला एस्केलेट हुआ। ठीक है, ये भी रीजन है। अब हम क्वेश्चन के अंदर ये आंसर करते हुए जस्ट ये नहीं बता सकते कि यहां पर रजीम चेंज का प्रोसेस इंटरनली पहले स्टार्ट हो चुका था, किसके द्वारा? सेपरेटिस्ट मूवमेंट के द्वारा। जिस तरह पाकिस्तान का अगर देख ले, बलूचिस्तान और केपीके के अंदर क्या हो रहा है? सेपरेटिस्ट मूवमेंट हमें देख ले, जो नेशनल इंटीग्रेशन और नेशनल यूनिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। और ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट ही वो होती हैं, यही वो चीजें होती हैं जो यहां पर कह ले के मुल्क जो है डिवाइड करवा देते हैं, और जिस तरह आपका सभ्य कॉन्टिनेंट हमें यहां पर देखने को मिल रहा है, जिस तरह यहां पर बांग्लादेश और यहां पर जो है वो पाकिस्तान अलग हुआ 1971 के अंदर, ये भी हमें देखो तो बड़ी बड़ी एग्जांपल्स हमने यहां पर देखने को है हमारे पास। बाकी भी अगर दुनिया में देखा जाए तो बहुत सारी एग्जांपल्स है। तो अगर देखा जाए तो रिलीफ यूएसए पुट ऑफ स्ट्राइक, अगर यूएसए यहां पर स्ट्राइक को पुट ऑफ कर भी रहा है, लेकिन इंटरनली अगर देखा जाए सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो हमें यहां पर डायलमा देखने को मिल रहा है ईरान के अंदर, वो बहुत ज्यादा है। हो क्या रहा है कि जिस तरह हमारे पाकिस्तान के अंदर, मैंने पहले भी कहा, इंटरनली अगर देखा जाए जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स है वो यहां पर स्टार्ट हो चुकी है। असल हवा देने वाले वो भी हैं, तो फिर बाहर वालों ने तो फायदा उठाना ही था। और उसके बाद अगर यहां पर रजीम चेंज का पूरा प्रोसेस यहां इसके अंदर डिस्कस करेंगे, पहले भी हम इसके ऊपर हिस्टोरिकल पूरा बैकग्राउंड में डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, थर्ड वन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। अगर आप क्वेश्चन आ रहा है और गजा फेज 2 का नहीं पता, तो आपका आंसर इनकम्प्लीट रहेगा, और एग्जामिनर को पता होगा कि ये डेवलपमेंट जनवरी के अंदर आई थी, और बच्चे को एस्पिरेंट को ये नहीं पता कि ये जनवरी का मुझे करंट अफेयर पढ़ के जाना चाहिए था। करंट अफेयर का पर्पस क्या होता है? आप 2 साल पीछे याद करेंगे करंट अफेयर को, है ना? 2 साल बड़ा एक जो है ना टाइम होता है ना? तो आपका जो करंट अफेयर रहेगा वो इंपॉर्टेंट रहेगा। ये जैन वाला करंट अफेयर आपका बहुत ज्यादा मैटर करता है। एग्जामिनर के पास जब 2 या 3 मंथ के बाद पेपर चेक होने के लिए मिल रहे, तो एग्जामिनर को यह पता होता है कि ये 2026 के अंदर डेवलपमेंट हुई है, और यहां पर एस्पिरेंट को पता है, तो वो ये आपका पॉजिटिव पॉइंट बन जाता है यहां पर, है ना? तो अब गजा को लेकर हम इतने दिनों से जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की बात कर रहे हैं, बोर्ड ऑफ पीस की बात कर रहे हैं, तो आज ये सेकंड पीस यहां पर जो है ना, सेकंड फेज इसका स्टार्ट होने जा रहा है, जिसके अंदर 60 कंट्रीज को यहां पर इन्विटेशन भेजा गया है। पाकिस्तान भी है, टर्की भी है, यूएई है, सऊदी अरेबिया है, इंडोनेशिया है, ये 60 ऑलमोस्ट हमें यहां पर कंट्रीज देखने को मिल रहे हैं, है ना? इनको वन बाय यहां पर एनालाइज करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद है पाकिस्तान यूएसए एग्री टू बूस्ट सिक्योरिटी एंड ब्रॉडर मिलिट्री कॉपरेशन। यहां पर अगर देखा जाए मिलिट्री टू मिलिट्री टाई हमें यूएसए और पाकिस्तान के दरमियान में देखने को मिलता है। उसके बाद अगर देखा जाए पाकिस्तान के सिक्योरिटी एंड कॉपरेशन को यहां पर स्ट्रेंथन करने की बात की जा रही है, और ये इस्लामाबाद के अंदर हुआ है। अभी दोनों कंट्रीज के दरमियान में यहां पर सोल्जर एक्सरसाइज भी हुई है, जिसको बेसिकली मिलिट्री जो एक्सरसाइजेस इंस्पायर्ड गैम्बट बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारी डेवलपमेंट, ये दोनों, ये जितनी भी आज डेवलपमेंट से सारी इंपॉर्टेंट है, और ये वो स्टेटमेंट जो मैंने पहले कही है उसके राउंड है। ट्रंप थ्रेटन्स अलायंस विद द टैरिफ्स टू फोर्स ग्रीनलैंड सेल। आगे ना वही बात है, द एम्पायर्स ऑफ द फ्यूचर विल बी द एम्पायर्स ऑफ द माइंड। तो यहां पर अगर देखा जाए ट्रंप ने देखे, हमें यहां पर जब से 2025 देखने को मिला है, या ट्रंप का फर्स्ट इरा हमें देखने को मिला है, ट्रंप का जो है ना 2018 से, तो हो क्या रहा था, टैरिफ वॉर उस वक्त भी स्टार्ट हो जाए। अब डिप्लोमेटिक अगर पॉलिसी देखी जाए ना यूएसए की, तो हो क्या रहा है कि वो टैरिफ बढ़ाने की बात कर रहा है। अब 2025 के अंदर क्या हुआ, चाइना को भी सामना करना पड़ा, इंडिया को भी सामना करना पड़ा, और कितना करना पड़ा, 25 to 50% जो है यहां पर टैरिफ का सामना करना पड़ा दोनों कंट्रीज को। ठीक है, अब यूएसए क्या किया है कि ग्रीनलैंड के अंदर यहां पर प्रोटेस्टर्स स्टार्ट हो चुके हैं,
जो जैनसन फ्रैक्सन हमें जो प्राइम मिनिस्टर डेनमार्क की नजर आती है, वो भी काफी क्रिटिसाइज कर रही है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद नेटो के, क्योंकि ये नेटो का अलायंस है और नेटो ने क्या किया यहाँ पर डिफेंस के लिए क्या किया है, ग्रीनलैंड के अंदर अपनी नेटो जितनी फोर्सेज है अलायंस, उन्होंने यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया है फोर्सेस को, ताकि कोई भी यहाँ पर अगर कोई एक्टिविटी होती है तो उनको डिफेंड किया जा सके। और यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, और यूएसए ने क्या इसकी स्ट्रैटेजी रही है कि यहाँ पर जो है 10 to 25% टैरिफ बढ़ाने की बात की गई है जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज यूरोपियन कंट्रीज आ रहे हैं जो नेटो के अलायंस है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सी पैक फेज 2 हमारे पास देख लेकर आप सीएस एग्जाम उठाकर देखें, सी पैक के बगैर तो आपका समझे सीएसएस इनकम्प्लीट हमें जैसे नजर आता है। कहीं ना कहीं पे हमें करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, ऐसे में कहीं ना कहीं पे सी पैक को यहां पर डिस्कस करना पड़ता है। और आपने इसके बारे में लिटरेचर भी बहुत सारा पढ़ा, और फिगर तो आपने ऐसे रटा हुआ ना $62 बिलियन वाला, है ना। तो ये सारी चीजें, लेकिन इसके अंदर सी पैक 2 के अंदर, फेज 2 के अंदर यहां पर एक न्यू डेवलपमेंट हुई है। यहां पर जो हम 7 यहां पर इकोनॉमिक जोन की बात कर रहे थे, एकदम से 37 यहां पर इंक्रीज हो चुके हैं, और 44 यहां पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन हमें देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है, इसको यहां पर हम ऐड करेंगे, ड्राइविंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्सपेंशन। उसके बाद हमारे पास रहेगा वोकैब, एंड वोकैब की लास्ट में हम डिस्कस करेंगे, पूरी लिस्ट है, ठीक है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स के साथ, जो हम डेली बेसिस के ऊपर यहां पर डिस्कशन में लेकर आते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास रहेगा रेजिस्टेंस नेटवर्क इन ईरान। ये चीजें समझने वाली जरूरी है कि ईरान को बाहर से ही थ्रेट नहीं है, बाहर जो है ना, बाहर वालों को तो मौका मिल गया है। इंटरनली अगर देखा जाए ना, जो पाकिस्तान की तरह, जिस तरह पाकिस्तान को बलूचिस्तान के अंदर या केपीके के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, एंड यू नो वेरी वेल, मिलिट्री ग्रुप्स यहाँ पर जो है डे बाय डे जो है वो एस्केलेट हो रहा है। इसी तरह ईरान के अंदर भी हमें ये चीजें नजर आती है। एक तो कुर्दिस्तान की तरफ नजर आता है, अजरबैजान की तरफ नजर आता है, अफगानिस्तान की तरफ से नजर आता है, इधर से पाकिस्तान के साथ जो सिस्तान लगता है यहाँ पर, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमें बलोच कम्युनिटी ज्यादा देखने को मिलती है, कुर्दिश भी देखने को मिलते हैं। तो अब ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सेपरेटिस्ट मूवमेंट बनाकर जो है वो जो है कह ले कि इंडिपेंडेंस हासिल करना चाहते हैं। और पाकिस्तान को भी इसका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, क्योंकि सिस्तान जो लगता है ईरान का, जो हमें प्रोविंस हमारे बलूचिस्तान के साथ अटैच है, तो बलोच कम्युनिटी और वो दोनों जो है मुतहरक हो सकती हैं, कनेक्टिविटी में आ सकती है, और ग्रेटर बलूचिस्तान बनाने की ना बात कर दें कहीं, यह भी प्रॉब्लम है। तो पाकिस्तान को यहां पर देखना पड़ेगा। लेकिन इंटरनल जो चैलेंजेस है, पहले उनको हम यहां पर देखेंगे। ज्योग्राफिकल जो हमें फॉल्ट लाइंस नजर आ रही है ईरान के अंदर, उनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। देखिए, मुद्दे को समझने से पहले सॉरी, इंटरनली हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इशू आ कहां पे रहा। बाहर वालों को तो मौका मिल ही गया है, बाहर वाले तो कर ही रहे हैं, लेकिन इंटरनल भी तो है ना, ये भी चीजें देखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो अब देखा जाए तो क्या रेजिस्टेंस हमें नजर आते हैं, ईरान इंटरनल वल्नरेबिलिटीज एंड पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक कंसर्न। पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स क्या हो सकते हैं, क्वेश्चन इज दैट। मैंने जैसे पहले भी कहा यहां पर कि नेक्स्ट जो टारगेट की बात की जा रही है वो पाकिस्तान के एटमी ताकत के ऊपर बात की जाए, एटॉमिक पावर की बात की जाए, तो पाकिस्तान को यहां पर बड़ा केयरफुल होकर रहना पड़ेगा और चलना भी पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं यहां पर ईरान क्लरिकल रजीम appears to have weathered another wave of internal resistance, though at considerable human cost, and which the immediate threat of the US-Israel military strike has receded, and the regime faces mounting pressure from external actors and domestic opposition movement. Washington, Tel Aviv, and other Gulf allies have recalibrated their approach following strategic assessments that highlighted the significant risk of the wider regional conflict and the absence of viable post-regime scenarios. अगर टोटली यहां पर देखा जाए तो ईरान को एक्सटर्नली तो यहां पर इशू है ही है, लेकिन डोमेस्टिक जो अपोजिशन यहां पर देखने को मिल रही है वो बहुत ज्यादा नजर आ रही है। हो क्या रहा है कि जहां पर प्रो वेस्टर्न हमें यहां पर मोहम्मद रिजा पहलवी जो नजर आते हैं, जिनको यहां पर 1950s के बाद इंस्टॉल किया गया, अब वो यहां पर दोबारा उनके बेटे यहां पर आ रहे हैं और वो जो है बेसिकली बनना चाह रहे हैं। उनकी सपोर्ट किसको, बेसिकली सपोर्ट बैकअप कौन है यहां पर, किनका मिल रहा है, बेसिकली यूएसए और इजराइल का। एक चीज तो हमें यहां नजर आ रही है।
उसके बाद अब हम अगर ज्योग्राफिकल फॉल्ट लाइन की अगर बात करें, हमारे पास यहां पर आएगी सेपरेटिस्ट मूवमेंट। सबसे ज्यादा ना ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो है ना, नेशनल इंटीग्रेशन और नेशनल यूनिटी को यहां पर जो है वो नुकसान। अब मजे की बात एक और चीज मैं बताता हूं, मैंने नेशनल यूनिटी या नेशनल इंटीग्रेशन के रिलेटेड 7 टॉपिक्स को कवर किया है और बड़ी डिटेल डिस्कशन की है और ओपन डिस्कशन की है। तो अगर नेशनल इंटीग्रेशन को लेकर पाकिस्तान को क्वेश्चन आता है तो यहां पर आप ईरान का एज ए रेफरेंस या एग्जांपल जरूर देंगे कि जिस तरह ईरान का हाल हुआ है, सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्योस हमें जो देखने को मिला है, तो पाकिस्तान को यहां पर केयरफुल रहना पड़ेगा। जिस तरह बलूचिस्तान और केपीके के अंदर हमें देखने को मिल रहा है यहां पर सेपरेटिस्ट मूवमेंट को लेकर, तो ये चीजें ज्योग्राफिकल फॉल्ट लाइन पाकिस्तान के अंदर भी देखना पड़ेगी, ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर खुजिस्तान देखा जाए, प्रोविंस अरब मेजोरिटी साउथ वेस्टर्न कहले के रीजन है, वेयर लॉन्ग स्टैंडिंग ग्रीवेंसेस अमंगस्ट अरब इरानियन क्रिएट्स फर्टाइल ग्राउंड फॉर सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट एंड एक्सटर्नल मैनिपुलेशन। और होता क्या है कि ये वो सेपरेटिस्ट मूवमेंट फिर कौन इनको मैनिपुलेट करता है, जो भी फॉरेन वाले, ठीक है, फॉरेन कंट्रीज। अगर देखा जाए तो यहां पर यह भी कहा जाता है कि जो सऊदी अरेबिया भी इसको यहां पर जितने भी कह ले सेपरेटिस्ट हमें यहां पर मूवमेंट्स नजर आते हैं उनको सपोर्ट करता रहे, क्योंकि ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान में पहले भी प्रॉक्सी वॉर्स लड़ी जा चुकी हैं, यह भी चीज है, ठीक है। उसके बाद अगर कुर्दिस्तान की बात की जाए, वेस्ट अजरबैजान की बात की जाए, अब पूरा बॉर्डर अगर जो वेस्ट है यहां पर इसका ईरान का, तो कुर्दिश सेपरेटिस्ट मूवमेंट यहां पर हमें देखने को मिल रही है। अब इंटरनली चीजों को समझे, इधर से पाकिस्तान की तरफ से अगर देखा जाए बलोच मेजोरिटी हमें नजर आते हैं सिस्तान के अंदर, जो बलोचिस्तान के बलोच और सिस्तान बलोच के हमें जो नजर आ रहे हैं, और वो दोनों मुतहरक हो सकते हैं, और ये काफी, और ये जो सबसे बड़ी हमें यहाँ पर जो बलोचिस्तान के अंदर मूवमेंट देखने को मिल रही है सेपरेटिस्ट मूवमेंट, ये हमारे पास जैशुल अदल है, जो बेसिकली 4 ग्रुप्स को मिलकर जो है एक ग्रुप बना है, ये जैशुल अदल, ठीक है। And rebranding Jaish Adal into People's Fighters Front marks a significant strategic shift. This transformation mirrors broader patterns in insurgents rebranding designed to enhance international legitimacy and funding prospects. ठीक है, तो अगर देखा जाए तो जैशुल अदल यहां पर हमें देखने को मिल रहा है, बहुत बड़ा सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, एक हमें देखने को मिल रही है जो सिस्तान के अंदर पाई जाती है, और पाकिस्तान का बॉर्डर भी यहां पर लगता है जो बलूचिस्तान वाला एरिया है। तो ये चीज है, हमें यहां पर जो है वो केयरफुल रहना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशनल कंसोलिडेशन की बात की जाए, जैशुल अदल 4 मिलिटेंट्स ग्रुप से मिला है। सबसे पहले जैशुल अदल, नसर मूवमेंट, पादा बलोच मूवमेंट, उसके बाद मोहम्मद रसूल अल्लाह यहां पर जो है ग्रुप, ये 4 ग्रुप्स हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। उसके बाद आइडियोलॉजिकल रिपोजिशनिंग की अगर बात की जाए, शिफ्ट फ्रॉम ओवल्टली रिलीजियस आइडेंटिटी टू सेकुलर नेशनलिस्ट profile to resonate with moderate Baloch population and align with Kurdish nationalist movement। अब ये देखे हो क्या रहा है कि इंटरनली जो है ना, इंटरनली सबसे बड़ा जो चैलेंज हमें ईरान के अंदर देखने को मिल रहा है, इंटरनली डिवाइड हो चुका है। यहां पर ये सबसे बड़ा जो चैलेंज है ना, इंटरनल कह लें कि सिक्योरिटी को या सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट को ईरान की, वो सबसे बड़ा यहां पर इंटरनल जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट यहां पर स्टार्ट हुई, हर कोई यहां पर अपना फायदा उठा रहा है, सेल्फ इंटरेस्ट हमें यहां पर देखने को मिल रहा है, एक्सटर्नल लेजिटिमेसी तो हमें यहां पर देखने को मिल ही रही है ना। सऊदी अरेबिया ने भी कहा जाता है कि उसने भी सपोर्ट किया, अभी यूएसए और इजराइल की यहां पर हमें इंटरफेरेंस देखने को मिलती है, क्योंकि यूएसए की तो देखने को मिलेगी, क्योंकि रजा पहलवी का बेटा जो आ रहा है उसको सपोर्ट कर रहा है, तो वो बैठकर जो है वो प्रोटेस्ट को और ज्यादा जो है भड़का रहा है, इंसाइट कर रहा है ना, ये चीज है। अब रिस्क असेसमेंट एंड आउटलुक की बात करें, इंटरनल सिक्योरिटी प्रेशर, हाइटेंड इंस्टेबिलिटी अलोंग द ईरान पाकिस्तान बॉर्डर विद सब्सटेंशियली इंक्रीज पाकिस्तान इंटरनल सिक्योरिटी बर्डन एंड रिक्वायरिंग सिग्निफिकेंट रिसोर्स रीएलोकेशन। डिप्लोमेटिक फ्रिक्शन की बात की जाए, क्रॉस बॉर्डर रिसर्जेंस एक्टिविटी रिस्क जनरेटिंग सीरियस बायलैटरल टेंशंस विद तेहरान कॉम्प्लिकेटिंग पाकिस्तान डेलिकेट रीजनल बैलेंसिंग एक्ट। यहां पर प्रॉब्लम आ रही है, वही बात है कि जो ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट यहां पर उठ रही है, जो यहां पर पाकिस्तान की एटॉमिक पावर को यहां पर निशाना बनाए जाने की बात की जा रही है, तो पाकिस्तान को यहां पर अपने स्ट्रैटेजिक जो रिस्क हमें यहां पर देखने को मिल रहा है उनको यहां पर स्ट्रेंथन करने की जरूरत है ना। जितना भी बॉर्डर एरिया में अगर देखा जाए तो रीजनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान की हमेशा से फॉरेन पॉलिसी रही है
कि रीजनल लेवल के ऊपर जितने भी नेबरिंग कंट्रीज है, एक तो उनके साथ कोर्डियल रिलेशंस होने चाहिए। दूसरा, अगर कोई स्टेट अग्रेसिव यहाँ पर कोई चीजें डिजाइन करती है स्टेट में आकर, नॉन इंटरफेयर हमें जो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस जो नजर आती है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो उस चीज को यहाँ पर पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं करता, और इस चीज को सारे कंट्रीज ने यहाँ पर कंडेम किया है। रशिया, चाइना, ठीक है, उसके बाद सऊदी अरेबिया, यूएई, जितने भी कंट्रीज उन्होंने इस चीज को यहाँ पर कंडेम किया है, और इसी के कहने पर यहाँ पर सारे मामला जो है यहाँ पर कवर हुए। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब नेक्स्ट हमारे पास यही है, रिलीफ एज ए यूएस पुट ऑफ स्ट्राइक। देखिए हो क्या रहा है कि यहाँ पर 5 मेन हेडिंग्स है, इनको देख लेते हैं, लेकिन उसी के रिलेटेड है जो मैंने चीजें बता दी, अब वही चीजें बार बार रिपीट होंगी। मिलिट्री डी एस्केलेशन की बात की गई है, यहाँ पर 2000 से ज्यादा लोग जो है यहाँ पर मारे जा चुके हैं, ये आपको फिगर याद रखना चाहिए, जिसके अंदर ज्यादातर हमें सिक्योरिटी पर्सनल नजर आते हैं। यहाँ पर डीपनिंग इकोनॉमिक क्राइसिस, हमें करेंसी बहुत ज्यादा डी वैल्यू एंड डी डेप्रिसिएशन, दोनों चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है। डेप्रिसिएशन उस वक्त होती है जब फॉरेन इन्फ्लुएंस यहाँ पर करेंसी के ऊपर पड़ता है, डॉलर का पड़ता है, उस वक्त डेप्रिसिएशन होती है। और जब यहाँ पर इंटरनली देखा जाए तो करेंसी डेवल्यूएशन उस वक्त होती है जब आपके इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाए और नोट की जो छापना वो बहुत ज्यादा हो जाए यहाँ पर, ठीक है। तो नोटों की छपाई अगर ज्यादा हो जाए कंट्री के अंदर, तो फिर जो करेंसी जो है वो डीवैल्यूएशन की तरफ जाती है। तो डेप्रिसिएशन, डीवैल्यूएशन दोनों में फर्क है, ठीक है। डेप्रिसिएशन जो होती है आपका एक्सटर्नल। पाकिस्तान सिक्योरिटी रिस्क के देखा जाए तो पाकिस्तान अगर देखा जाए जिस तरह पाकिस्तान को टारगेट किया जाने का जो मंसूबा बनाया जा रहा है, वही बात है ना, द एम्पायर्स विल बी द एम्पायर्स ऑफ द फ्यूचर विल बी द एम्पायर्स ऑफ द माइंड और द एम्पायर्स ऑफ द माइंड। तो वो हो क्या रहा है कि यही चीज है कि इसके पीछे भी बहुत बड़े माइंड हमें देखने को मिल रहा है, जिस तरह हमने रिंग वाला कल हमने जो है एनालिसिस किया था, ठीक है। इसी तरह चीजें आ रही है। इंटरनल डिसकंटेंट की अगर बात की जाए, इकोनॉमिक हार्डशिप फ्यूल्स स्ट्रीट प्रोटेस्ट एंड एक्नॉलेज्ड बाय सुप्रीम लीडर हाईलाइटिंग रेजिम चैलेंजेस, ईरान स्ट्रेटेजिक डायलेमा। तो ये टोटली वही चीजें हैं जो अभी हम पीछे डिस्कस करके आए, तो दोनों ओपिनियन सेम रहेंगे। लेकिन मैं पहले भी कहता हूं कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें डेली बेसिस के ऊपर रिपीट हो रही होती हैं, जिनको हमें यहाँ पर डिस्कस उस वक्त डिस्कशन में लेकर आते हैं जब उसके अंदर कोई न्यू डेवलपमेंट हमें देखने को मिले, तब लेकर आते हैं, जहाँ एनालिसिस थोड़ा डिफरेंट मिले तब लेकर आते हैं। तो आज हमारे पास जो हमने ईरान को डिस्कस किया, तो इसके इंटरनल जितने भी मिलिटेंट्स ग्रुप्स हैं, सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स है, जो नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल यूनिटी को बहुत बड़ा थ्रेट है, उनको लेकर हमने यहाँ पर डिस्कशन किया, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। फॉरेन तो जो है वो फॉरेन स्टेट्स तो जब करेंगी रेजिम चेंज, लेकिन इंटरनली जो है यहाँ पर जो है रेजिम चेंज की प्लानिंग हमें नजर आ रही है, ठीक है। और पाकिस्तान का यहाँ पर क्या रिस्क हो सकता है, इस चीज को भी देखा। अब हो क्या रहा है कि यू नो वेरी वेल कि 7 अक्टूबर 2023 से यहाँ पर अगर देखा जाए तो गजा और इजराइल के दरमियान में हमें यहाँ पर जो है वो वॉर देखने को मिलती है, और जिसके अंदर बोला जाए 70,000 पैलेस्टीनियन जो है यहाँ पर बेचारे मारे जा चुके हैं, और मिलियंस जो है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो चुकी है। तो इतना यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, और ये रिपोर्ट्स यहाँ पर यूएनओ जो है वो लास्ट टाइम यहाँ पर पब्लिश कर चुका है। जिस तरह यहाँ पर कह ले के पैलेस्टाइन के अंदर या गजा के अंदर हमें यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस देखने को मिला। लेकिन बात आगे डिस्कशन कर रहे हैं, ये तो पहले काफी चीजें डिस्कस कर चुके हैं डेली बेसिस के ऊपर, इसके ऊपर हमने बहुत एनालिसिस किया, डेप्थ में जाके इसको हमने जो है एनालिसिस किया। जो डेली बेसिस के ऊपर हमारा लेक्चर ले रहे हैं, आज 104 लेक्चर हमारा, 105वां आज लेक्चर है हमारा, 100 हम क्रॉस कर चुके हैं। तो ये हमारा पूरा साल यहाँ पर रहेगा 2027 का जो एग्जाम आ रहा हमारा। सिलेबस चाहे चेंज हो जाएगा, लेकिन करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको यहाँ पर जो है न्यूज़पेपर को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलते हैं, हमारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि जो फेज 2 है, फेज 2 जो है, फर्स्ट फेज में आपका क्या हुआ था, यहाँ पर हमें सीज फायर यहाँ पर नजर आती है पूरे कंट्रीज में जो करवाई गई यहाँ पर। तो एटलीस्ट जो जेनोसाइड हो रही थी ऑन द स्पॉट, उसको रोका गया, और अरब कंट्रीज हमें यहाँ पर इसके अंदर इंटरवेंशन देखने को मिली, जो शर्म शेख के अंदर एग्रीमेंट होता है और सीज फायर करवाता है। और ये 20 पॉइंट्स होते हैं, पीस पॉइंट होते हैं, जो बेसिकली दिए जाते हैं ट्रंप की तरफ से, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा ओवरव्यू बता दूं ताकि जितने भी न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं एस्पिरेंट, उनको भी पता हो थोड़ा। तो ये वही 20 पॉइंट्स हैं जो यूएस से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिए गए हैं कि यहाँ पर पीस इंश्योर करने की बात की है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीजें यहाँ पे ये भी आ रहा है, इरा ऑफ कॉलोनियलिज्म, इरा ऑफ इंपीरियलिज्म हमें यहाँ पर देखने को मिला। तो ये भी काफी क्रिटिसिज्म रहा है, इसके ऊपर भी हमने बड़ी डिबेट की है, यहाँ पर एनालिसिस किया हुआ है ऑलरेडी, हमारा जो है जितना भी डन कर रहा है हमारा, ठीक है, उनको हमने यहाँ पर कवर किया हुआ है, ठीक है।
हो क्या रहा है कि अब जो है फर्स्ट फेज में तो चीजें यहाँ पर सीज फायर वगैरह होगी, अब सेकंड फेज में क्या आ रहा है कि यहाँ पर बोर्ड ऑफ पीस बना दिया गया है। अब मेन एग्जाम के अंदर आपको बोर्ड ऑफ पीस का अगर नहीं पता और आप लिख के आ जाते हैं यहाँ पर फर्स्ट फेज हुआ, और एग्जामिनर के पास जब जाती है तो आपका पेपर जब जाएगा तो वो देखेगा तो उसको पता होगा कि बच्चे को जनवरी के अंदर जो डेवलपमेंट हुई उसके बारे में क्यों नहीं पता, करंट अफेयर्स का क्या मतलब है ना। तो इसलिए बार बार बोल रहा हूं, जो जैन का मंथ होता है उसके अंदर करंट अफेयर जो डेवलपमेंट्स हो रही होती है उनको लाजमी पढ़ा करें, क्योंकि यही डेवलपमेंट्स 2026 पूरे साल यही डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिलेगी, इन्हीं के ऊपर ही हमें डिबेट देखने को मिलेंगी। ये बात मैं क्लियर कर दूं यहां पर। तो जैन का मंथ जो हमारे पास रहेगा इंपॉर्टेंट रहेगा, जो यहां पर डेवलपमेंट हुई है। अब गजा के अंदर जो सेकंड फेज की बात की जा रही है, या बेसिकली सेकंड फेज में हो क्या रहा है इसको हमने यहां पर अंडरस्टैंड करना है, सिंपल से दैट, है ना। हम आगे बोर्ड ऑफ पीस बनाया जा रहा है ना। पहले हमने क्या देखा, यहां पर सीज फायर देखा, बोर्ड ऑफ पीस है। अब इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स को भी जो है यहां पर जो है डिप्लॉय किया जाएगा, ठीक है। लेकिन बोर्ड ऑफ पीस का हुआ क्या है कि जो ये 2 इयर्स हमें यहां पर देखने को मिल रहे हैं बोर्ड ऑफ पीस, इसको चेयर करेंगे यहां पर डोनाल्ड ट्रंप। अब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दामाद को भी यहां पर मिला लिया है, और उसके बाद अगर देखा जाए तो टोनी ब्लेयर जो यूके के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं पहले, यहां पर हमें देखने को मिलता है जो 2007 तक रहे हैं, जो इराक के अंदर यूएसए की तरफ से जो हमला किया गया या अटैक किया गया उसके अंदर भी ये इन्होंने काफी सपोर्ट किया यहां पर यूएसए को। और यही टोनी ब्लेयर जो है नेक्स्ट फिर गजा को लेकर यहां पर अभी आ रहे हैं, और ये भी जो है इस बोर्ड ऑफ पीस के भी मेंबर बन चुके हैं। इंक्लूड इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन कैपिटल मोबिलाइजेशन और गजा रेजिंग कंसर्न। यहां पर हो गया क्या, ये बोर्ड ऑफ चेयर बन रहे, और इनके जो दामाद है ना वो यहाँ पर जेरेड कश्नर हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जेरेड कश्नर जो है वो ट्रंप के दामाद हमें नजर आते हैं, और यहाँ पर ये पूरा बोर्ड ऑफ पीस जो है ये तीनों यहाँ पर कंट्रोल करेंगे। बाकी अगर देखा जाए इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, इसको कौन हेड करेगा, इसको बेसिकली यूएसए का एक अभी जनरल जो यहाँ पर काम कर रहा है वो यहाँ पर इसको हेड करेंगे। ISF मैंडेट फॉर सिक्योरिटी एंड डिसआर्मामेंट गजा इन आर्म, बेसिकली कहा किया जा रहा है जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स। दोस्तों अगर देखा जाए ना इंटरनली सॉरी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमें यहाँ पर कॉलोनियल वेव्स यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है ना, इंपीरियलिज्म देखने को मिल रहा है ना। जिस तरह इराक के अंदर हुआ था ना, इसी तरह जिस तरह अभी वेनेजुला के अंदर हुआ, यही चीज हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो हमने ये चीज बार बार डिस्कस किया है डोनरो डॉक्ट्रिन के अंदर कि पूरा अगर देखा जाए तो न्यू इरा ऑफ इंपीरियलिज्म, न्यू इरा ऑफ कॉलोनियलिज्म, न्यू इरा ऑफ प्रोटेक्शनिज्म, न्यू इरा ऑफ नेशनलिज्म हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स। ये इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हो क्या रहा है कि जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स को जो जनरल हेड करेंगे यूएसए के, ठीक है, पूरा कंट्रोल उनका रहेगा यहाँ पर, ठीक है। और ये 3 इयर्स तक हमारे पास यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। और यह 60 कंट्रीज को अगर देखा जाए यहाँ पर बुलाया गया है कि आप 60 कंट्रीज आओ, जिसके अंदर यहाँ पर टर्की, ये जितने भी अजरबैजान है या यूएई है, ये सारे कंट्री जो है, इजिप्ट है, ये सारे कंट्री जो है ना इधर। लेकिन यहाँ पर इजराइल कह रहा है कि ये जो चीजें प्रिपेयर की जा रही है ये हमारे कहने के बगैर की जा रही है। अब ये भी कंसर्न है, लेकिन ये आयरोनिकली है, ठीक है। अब ये एक और चीज है यहाँ पर, अब हमास इस चीज के ऊपर रेडी नहीं है कि इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन का काम है यहाँ पर सीज फायर को मॉनिटर करना, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को यहाँ पर देखना, ना कि वो हमें यहाँ पर डिसआर्म करने के लिए आए और यहाँ पर जितने भी इजराइल फोर्सेस है उनको विदड्रॉ करना। अब ये प्रोसेस लास्ट में आएगा 3rd नंबर पर, है ना। तो ये चीज है। अब देखा जाए क्रिटिकल क्वेश्चन, ह्यूमैनिटेरियन इंपैक्ट विल द प्लान जनरली एड्रेस द डायर सिचुएशन। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा एग्जाम को लेकर कि ये जो पीस प्लान, ये जो कह लें कि अभी जनरली जो एड्रेस करेगा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को लेकर, जो इजराइल के जो गजा के अंदर हुआ है, क्या ये काम करेगा पीस प्लान इधर, इसके ऊपर डिबेट वो मांगेगा। और इस डिबेट के ऊपर आपको सारी डिस्कशंस करनी पड़ेंगी, यहां पर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को टच देना पड़ेगा कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में भी इस तरह के एग्रीमेंट्स किए जा चुके हैं, लेकिन उनका अभी तक अगर वो इतने ही सॉलिड होते हैं, हालांकि यूएनओ या इसके ऊपर पास कर चुका है रेजोल्यूशंस, है ना, तो इतने ही अगर वो स्ट्रांग होते तो आज हमें यहां पर देखने को मिलते। और ये वो अभी जो 20 पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, इसके अंदर यूएनओ का मैंडेट हमें नजर नहीं आता, यूएनओ का जो मिशन होता है पीस कीपिंग वाला वो भी यहां पर हमें नजर नहीं आता, और ये एक यूएसए की तरफ से हमें एग्रीमेंट देखने को मिलता है। अब इंटरनेशनल फोरम जो बना हुआ है, अगर आप उसको ही नहीं इंक्लूड कर रहे तो आप क्या समझते हैं कि उसकी कितनी देर वैलिडिटी रह सकती है।
हो सकता है कल ट्रंप के बाद अगर यहाँ पर हमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट देखने को मिले तो वो यहाँ पर क्या करेंगे फिर, ये भी तो चीजें है ना यहाँ पर देखनी पड़ेंगी सारी। तो अगर देखा जाए 70,000 ये पैलेस्टाइन ऑटोनॉमी फेयर्स दैट फॉरेन लेड बेयर विल प्रायोरिटाइज इजरायली इंटरेस्ट विद लिमिटेड पैलेस्टाइनियंस इनपुट इन कॉलोनियल फैशन, ठीक है। उसके बाद लास्टिंग पीस है हमारे पास, क्रिटिक्स सजेस्ट दैट देयर इज अ टेम्परेरी फिक्स पोटेंशियली मास्किंग परमानेंट इजरायली ऑक्यूपेशन। ये इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे पास दोनों क्वेश्चन, है ना, कि ये जो अभी पीस प्लान की बात की जा रही है और ये सारी चीजें इसके पीछे तो ऐसे लगता है कि सारे इंटरेस्टेड जो है एक किस्म इजराइल ने जो है पैलेस्टाइन को एक किस्म के यहाँ पर कैप्चर कर चुका है, यहाँ पर ऑक्यूपेशन उसकी नजर आती है, यहाँ पर कब्जा। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर ले और इसको एनालिसिस करें, यहाँ पर एनालिसिस करें जो हमने यहाँ पर डिस्कशन की है सारी। अपना लाजमी ये क्वेश्चन प्रिपेयर करें, ये पाकिस्तान अफेयर करंट अफेयर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका इंटरनेशनल रिलेशंस में भी आता है तो देन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अब बात करेंगे पाकिस्तान और इन दोनों कंट्रीज के यूएसए के दरमियान में, ये काफी इंपॉर्टेंट डिबेट है कि अभी तक जो है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल बैलेंस अप्रोच के साथ हमें देखने को मिल रही है। यूएसए का सिक्योरिटी कोलैबोरेशन की जो है बात की गई है दोनों के अब कोलैबोरेशन कौन कौन से एरियाज आते हैं ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एस्पिरेंट के लिए। ये सबसे पहले कोऑपरेशन की अगर बात की जाए, जितने भी एग्रीमेंट्स हुए हैं, बाइलैटरल सिक्योरिटी एंड बॉर्डर मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर यूएसए एंटी टेररिज्म असिस्टेंस प्रोग्राम, दोनों कंट्रीज ने यहाँ पर इसको इनहेंस किया है। कैपेसिटी बिल्डिंग की बात की है, जो बेसिकली जो एनसीसीआई है जो पाकिस्तान का दायरा है। उसके बाद एफआईए फेडरल कांस्टेबलरी है। तो ये सारे जो किसके साथ यहाँ पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा यहाँ पर यूएसए भी इसके साथ, ये दोनों की बात की जा रही है। तो यहाँ पर कैपेसिटी बिल्डिंग की बात की जा रही है ताकि जितने भी हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है उनको इंपावर किया जा सके, स्ट्रेंथन किया जा सके। जो हमें यहाँ पर इंटरनल चैलेंजेस हैं, सिक्योरिटी चैलेंजेस या एक्सटर्नल सिक्योरिटी चैलेंजेस है, उनके साथ निपटा जा सके इन शॉर्ट, ठीक है। टेक फॉर सिक्योरिटी, यहाँ पर यूएसए असिस्टेंस इन प्रोवाइडिंग एडवांस सॉफ्टवेयर टू एनसीसीआई कॉम्बैट फाइनेंशियल फ्रॉड एंड टेरर फाइनेंसिंग एंड आइडेंटिटी इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व्ड इन इंटरनेशनल क्राइम्स। जो यूएसए यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर देगा एनसीसीआई को, जो एक तो फाइनेंशियल फ्रॉड, फाइनेंशियल जितने भी यहाँ पर बाहर फंडिंग हो रही है, जो बाहर से फंडिंग आ रही है उनको यहाँ पर करेगा, ठीक है, कंट्रोल करेगा। और दूसरा यहाँ पर जितने भी इंटरनेशनल क्राइम में इन्वॉल्व है उनको यहाँ पर कर्टेल किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है चारों पॉइंट्स हमारे। ब्रॉडर मॉडर्नाइजेशन यहाँ पर बात की जाए कि जितना भी है टोटल यूएसए सप्लाई करेगा यहाँ पर इक्विप को, जितना भी इक्विपमेंट है सिक्योरिटी एजेंसीज को, ठीक है, इनकी कैपेबिलिटीज को बढ़ा। बेसिकली एक ही चीज है, यूएसए की जितनी भी कह ले के हमें यहाँ पर असिस्टेंस देखने को मिल रही है, जितनी भी टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगा, इक्विपमेंट देखने को मिलेगा, सॉफ्टवेयर देखने को मिल रहा है, जितने भी पाकिस्तान के चाहिए कि यहाँ पर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को इंपावर किया जाना चाहिए, स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए, इस चीज का यहाँ पर फायदा उठाना चाहिए। अब हो क्या रहा है कि यहाँ पर अगर स्ट्रेंथन मिलिट्री टू मिलिट्री हमें यहाँ पर देखने को जो रहे, ये इंपॉर्टेंट रहेगी हमारे पास। मिलिट्री टू मिलिट्री अगर देखा जाए तो जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स हमें दोनों के दरमियान में नजर आती है, जिसका नाम है यहाँ पर एक्सरसाइज इंस्पायर्ड गैम्बिट। ये दोनों कंट्रीज के दरमियान में यह कंडक्ट कहाँ की गई, बेसिकली नेशनल काउंटर टेररिज्म के अंदर, बेसिकली एनसीटीसी के अंदर जो है बेसिकली इसको किया गया, फोकसिंग ऑन कंबाइंड इन्फेंट्री एंड काउंटर टेररिज्म एक्टिविटीज, ठीक है। इसको करने के लिए अब हुआ क्या है, ये पाकिस्तान का डिफेंस एक्विजिशंस की बात की जाए, यूएसए अप्रूव्ड सिग्निफिकेंट 686 मिलियन रुपीस जो हमारे F-16 को यहाँ पर अपग्रेड करने की बात कर दी है, 2040 तक रहेगा। और यहाँ पर क्या करेगा, बेसिकली पाकिस्तान इसको अपग्रेड भी कर सकता है और इसको यहाँ पर सेल आउट भी कर सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद है स्ट्रेटेजिक री एंगेजमेंट की बात की गई, बाकी सारी यहाँ पर जनरल डिस्कशन हमें नीचे नजर आ रही है, लेकिन ये जो चीजें हमें यहाँ पर डिस्कस है, एक तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज यूएसए के दरमियान में और पाकिस्तान के दरमियान में, जो हमें यहाँ पर इंटीरियर मिनिस्टर है, जो हमें यहाँ पर मोहसिन नकवी साहब, उनकी यहाँ पर जो है पूरी मीटिंग होती है इस्लामाबाद के अंदर, इस चीज के यहाँ पर डिस्कस किया जाता है एनसीसीआई के अंदर। तो यहाँ पर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी होती है। अब हो क्या रहा है कि ग्रीनलैंड को बेसिकली यहाँ पर हमें जो एक मिल रहा है ना कि न्यू इरा ऑफ इंपीरियलिज्म एंड न्यू इरा ऑफ कॉलोनियलिज्म, डॉनरो डॉक्ट्रिन हमको बार बार यहाँ पर मैं एनालिसिस कर चुका हूँ। हो क्या रहा है कि ट्रंप ने अब यहाँ पर जो एक उनके सामने जो एक टूल है ना यूज करने का, वो है यहाँ पर टैरिफ्स।
अब वो क्या कर रहा है 8 कंट्रीज के ऊपर, पहले मैं ये इसको इंट्रोड्यूस करवा दूं। टैरिफ अल्टीमेटम है, उसके बाद स्टैटिक जस्टिफिकेशन है, अलाइड कंसर्न है, वाइड स्प्रेड ऑपोजिशन है। इन चारों को हम यहाँ पर कवर करना है। मैं इसकी एक आपको जनरल ओवरव्यू एंड पूरी डिस्कशन बता देता हूँ कि हो क्या रहा है। अब देखें हो क्या रहा है, आपको पता है कि यहाँ पर ग्रीनलैंड के ऊपर अगर बोला जाए तो यूएसए क्लेम करता है कि हमने जब यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 होती है तो नाजी जर्मनी से हमने बचाया था। उस वक्त डेनमार्क ने क्या किया, पूरे ग्रीनलैंड को अकेला छोड़ दिया था। और ग्रीनलैंड के जो यहाँ पर एम्बेसडर यूएसए की तरफ नजर आते हैं हेनरिक कॉफमैन, वो जाते हैं और यहाँ पर उनका आगे फरियाद करते हैं तो हमें यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाए नाजी जर्मनी से। हुआ क्या, तब से लेकर फिर क्या हुआ, यहाँ पर मिलिट्री बेसिस हमें देखने को मिलती है यूएसए के, और यूएसए ने यहाँ पर प्रोटेक्ट किया। फिर 1951 के अंदर क्या हुआ, फिर यहाँ पर डेनमार्क और यूएसए के दरमियान में ग्रीनलैंड एग्रीमेंट होता है, जहां पर यूएसए अपनी मिलिट्री बेसिस यहाँ पर बनाता है ग्रीनलैंड के अंदर। तो अब अगर ओवरऑल देख रहे हैं तो वो कहा यह जा रहा है कि यूएसए पूरा क्लेम करता है कि ग्रीनलैंड हमारे पास रहा है क्योंकि हमने इसको बचाया, हमारा कंट्रोल होना चाहिए, है ना। बाकी तो हम और भी इसके ऊपर बहुत सारी डिबेट कर चुके हैं। आर्किटेक्ट के अंदर जो यहाँ पर रेस चल रही है उसके नजदीक है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर पिडुफेक स्पेस हमें बेस नजर आती है यहाँ पर यूएसए की, ठीक है, वो सारी चीजें हैं। लेकिन अब जो है यहाँ पर जो न्यू डेवलपमेंट्स हो रही है, यहाँ पर ट्रंप की तरफ से यह कहा जा रहा है कि तब तक यहाँ पर ग्रीनलैंड जितनी देर सेल करने की बात नहीं की जाती तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, बेसिकली जो टैरिफ्स है वो यहाँ पर बढ़ाए जाएंगे यूरोपियन कंट्रीज के अंदर। वो 8 इंपोर्टेंट यहाँ पर कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज है, जिनके ऊपर टैरिफ बढ़ाए जाएंगे। और ये टैरिफ जो रहेंगे 10 to 25% जो हमें टैरिफ यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और इसके अंदर जो आपका यूके, जर्मनी, फ्रांस, ये सब शामिल, और ये नेटो अलायंस है सारे। और ये फ्रांस जो बहुत ज्यादा आगे है इस वक्त जो नेटो के यहाँ पर फोर्सेस को डिप्लॉयमेंट करने में, जो ग्रीनलैंड के अंदर हमें नजर आते हैं। तो ट्रंप asserts यूएसए नीड्स ग्रीनलैंड फॉर नेशनल सिक्योरिटी एंड आर्किटेक्ट कंट्रोल। आगे ना आर्किटेक्ट कंट्रोल, अब यूएसए चाहता है कि एक तो नेशनल सिक्योरिटी को बहुत सारा चैलेंजेस है, वो नहीं चाहता कि यहाँ पर डोनो डॉक्ट्रिन अगर जो हमें देखने को मिली है, कोई फॉरेन कंट्रीज आकर जो है इसकी कॉलोनीज के ऊपर कब्जा करे। अब भी वेनेजुएला के अंदर हमें सोशलिस्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है सिस्टम पूरा, और यहाँ पर डेमोक्रेसी लाई जाने की बात की जा रही है। अब यह कह रहा है कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी को बहुत बड़ा थ्रेट है, तो ग्रीनलैंड हमें इसलिए चाहिए। और अगर देखा जाए तो हमें आर्किटेक्ट के अंदर जो यहाँ पर कंपटीशन चल रहा है, कनाडा का चल रहा है, यूएसए का चल रहा है, चाइना और रशिया का चल रहा है। और अभी आपको पता है यहाँ पर कनाडा और चाइना के दरमियान में जो रिकैलिब्रेशन हुई है आफ्टर 8 ईयर्स, तो ये यहाँ पर जो है काफी धचका लगा यहाँ पर यूएसए को। और ये फिर इन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि अब जो है यहाँ पर ग्रीनलैंड का हमें कंट्रोल चाहिए, ताकि हम आर्किटेक्ट के अंदर जो यहाँ पर कंपटीशन है उसको भी हम क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। तो ये 4 चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब हो क्या रहा है कि CPEC 2 जो हमारा फेज 2, इसको तो लाजमी डिस्कस करना है, क्योंकि देखा जाए तो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड स्पेशल इकोनॉमिक ग्रोथ। अब कोरिया एंटर्स न्यू फेज ऑफ इंडस्ट्रियल कॉपरेशन, ठीक है। अब सेकंड फेज में यहाँ पर जो है वो हो चुका है, लेकिन हम इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन इसका भी जो 2025 के अंदर क्या हुआ है कि तकरीबन $8 बिलियन जो यहाँ पर साइन कर लिए गए हैं फेज 2 के लिए। लेकिन इसके अंदर जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट नजर आती है वो ये है, जो आपको नंबर पता होना चाहिए, स्टैट द नंबर ऑफ अप्रूव्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन हैज dramatically increased from 7 to 44 with 37 new zone notified। जिसके अंदर क्या हुआ है कि पहले 7 हमें नजर आते थे स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अब कितने हो गए यहाँ पर 44 हो गए, जो 7 से बढ़कर कितने हो गए अब 44 तक जो है हमें यहाँ पर 44 जो है हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब जो है फेज 2 जो है काफी इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए, कि जो इस तरह पाकिस्तान को इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस है रीजनल लेवल के ऊपर या ग्लोबल लेवल के ऊपर देखना पड़े, तो हमें जो रीजनल लेवल के एक तरफ हमें अफगानिस्तान की तरफ से नजर आता है, एक तरफ इंडिया की तरफ से जो है वो काफी हमें चैलेंजेस फेस करना पड़ रहे हैं। ये इंडस्ट्रीज की बात की जाए, इंडस्ट्रियल लीड ग्रोथ, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, वैल्यू एडिशन, स्पेशल इकोनॉमिक सर्व एज ए एंकर प्लेटफॉर्म्स फॉस्टरिंग बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है, कॉपरेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना। बाकी सारी चीजें आपको पहले ही याद है और पढ़ी हुई हैं, लेकिन ये रहेगा कि दोनों का जो मेन डेवलपमेंट हमें यहाँ पर जो यहाँ पर इंक्रीज नजर आया वो ये है कि जो आपका 7 जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन से बढ़ाकर 44 हो गए और 37 मजीद इसके अंदर फर्दर ऐड कर दिए गए। ये इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे पास, ठीक है। अब बात करेंगे, हमारे पास इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, इनको हम 1 बाय 1 जो है यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास रहेगा सिनोनिम्स और एंटोनिम के लिए इंपॉर्टेंट है। विगेरियस, विगेरियस का मतलब होता है अनप्रेडिक्टेबल, इरेटिक, ठीक है, गैर मुतवक्के, बेकायदा, ठीक है।
इरेटिक या कैप्रिशियस। अब कैप्रिशियस और इरेटिक ये आपका ऑलरेडी पीपीएससी एग्जाम के अंदर और एफपीएससी एग्जाम के अंदर ये पूछे जा चुके हैं आपके वर्ड्स। कैप्रिशियस भी पूछा जा चुका है, कैप्रिशियस आपका एमपीटी के अंदर भी पूछा जा चुका है। पिक्यून, पिक्यून का मतलब होता है ट्रिवियल। क्या होता है? ट्रिवियल, अदना सा बोला जाता है, लिटिल इंपॉर्टेंस, जिसकी कोई अहमियत ना हो, बिल्कुल मामूली से। बैनल बोल सकते हैं आप, ट्रिवियल या पैटी बोल सकते हैं। परफेक्टेंट्री, अब ये इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारे सिनोनिम के लिए, ठीक है। सिनोनिम परफेक्टेंट्री का मतलब होता है डन विद लिटिल इंटरेस्ट और केयर, सरसरी बेदिली से कबूल कर लेना, ठीक है, लेकिन दिल से कबूल ना करना चीजों को, कर्सरी या मैकेनिकली, ठीक है। अबाउंड, अबाउंड आपका पीपीएससी के अंदर पूछा जा चुका है, टू एग्जिट इन लार्ज नंबर्स, ठीक है, कसरत होना। अबाउंड का मतलब होता है बहुत ज्यादा, अबंडेंस, है ना, प्लेंटीफुल आप कह सकते हैं, ठीक है। एब्स्ट्रूज, एब्स्ट्रूज भी आपका रिपीटेड है, लेकिन डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, किसी चीज को मुश्किल से समझ पाना, है ना। एब्स्ट्रूज का मतलब क्या था? किसी चीज को मुश्किल से आप कॉम्प्रीहेंड कर पाए, ठीक है। ऑब्स्क्योर या रेकनडाइट, रेकनडाइट भी आपका इंपॉर्टेंट वर्ड रहेगा, ठीक है। उसके बाद है वाइचुप्रेशन का मतलब होता है हार्श और अब्यूसिव लैंग्वेज, गालम गलोच को बोला जाता है, सख्त लहजे को आप बोल सकते हैं। और वेचुप्रेशन आपका काफी इंपॉर्टेंट है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के लिए, आप राइटिंग के अंदर इसको यूज ना करें। अब्यूसिव या इंसेंटिव, क्योंकि एक थोड़ा इनफॉर्मल सा भी लगता है। टर्निश्ड का अगर बोला जाए तो यहाँ पर टर्निश्ड इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे पास, डैमेज्ड इन रेपुटेशन और अपीयरेंस, बदनाम होना, दाग, विलीफाई होना, डीफेम हो जाना, ठीक है, स्टेंड या मेड हो जाना। कोटिडियन का मतलब होता है यहाँ पर ऑर्डिनरी या एवरीडे, रोजमर्रा या डेली को। कोटिडियन का मतलब डेली बेसिस के ऊपर आप बोल सकते हैं। लेटेंट, लेटेंट का मतलब होता है प्रेजेंट बट नॉट विजिबल और एक्टिव, पोशीदा या गैर, मौजूद होना लेकिन गैर वाजे होना, ठीक है, इसकी क्या बोला जाता है? लेटेंट, ठीक है। डॉर्मेंट या हिडन बोला जाता है। गलीलेस का मतलब होता है यहाँ पर इनोसेंट, फ्री फ्रॉम डिसीट, बिल्कुल इनोसेंट होना, धोखेबाजी से परे होना, ठीक है, बिल्कुल मासूम होना, उसको बोला जाता है क्या? यहाँ पर गलीलेस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड रहेगा ये एंटोनिम्स सिनोनिम्स के लिए बहुत ज्यादा है। सेडेंटरी, सेडेंटरी का मतलब होता है यहाँ पर इन्वॉल्विंग लिटिल फिजिकल एक्टिविटीज, काम हरकत या सुस्त तर्ज से जिंदगी आप कह सकते हैं। इनएक्टिव, ठीक है। सीटेड, सेडेंटरी का मतलब होता है थोड़ी चीजों में दिलचस्पी लेना, ठीक है। डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का मतलब है बेस्ड ऑन समथिंग एल्स, ठीक है, अक्षरशुदा या ड्राइव्ड या सेकेंडरी जो होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं। सेमिनल आपका हाईली इन्फ्लुएंशियल या ओरिजिनल, बुनियादी, इन्फ्लुएंशियल आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद है अल्ट्रिस्टिक, अल्ट्रिस्टिक का मतलब होता है, ये इंपॉर्टेंट है हमारा अल्ट्रिस्टिक, ये सिनोनिम्स और इंपॉर्टेंट के लिए, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है इक्वली, ठीक है। सेल्फलेसली कंसर्न्ड फॉर अदर्स, सेल्फलेस एंड बेनेवलेंट, बेनेवलेंट आपको ऑलरेडी पता है कि बेलौस या इसार पसंद को बोला जाता है, मेहरबान को। फैशिशियस, फैशिशियस का मतलब होता है यहाँ पर ट्रीटिंग सीरियस मैटर। फैशिशियस इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारे पास, अल्ट्रिस्टिक इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारे पास, दोनों मजाहिया अंदाज में, फिल पैंट बोल सकते हैं या विटी, जो मजाहिया अंदाज को बोला जाता है। तो ये आपके वोकैब है, लाजमी नोट डाउन किया करें। थैंक यू सो मच।